हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 to 3 को सॉल्व किया। आज की क्लास में भी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करेंगे और उसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में दिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। देखिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या एक बुक की फॉर्म की होती है ना, तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे। तो उसके किसी एक पेज की बात की जा रही है। ये लिखा है ना ऑन वन पेज, किसी एक पेज की बात की जा रही है और उस पेज पर कितने 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पेज ड्रॉ किया है और उस पर ये कितने नंबर्स हैं। ये टोटल हमारे पास यहाँ पर एक तरीके से आप बोल लीजिए 1 2 3 अप टू सोन 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट। फॉर एग्जांपल इन द नंबर दिस द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 इज गिवन इन द टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डाटा समझना पड़ेगा पहले अच्छी तरीके से, तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे, सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखिए ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब समझिए क्या है। देखो इस पेज पर 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए देखिए एक नंबर पिक कर रखा है 25828573 और इसमें है ना बोला है कि देखो यहां पर आप एक चीज देखो कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है ना, तो ऐसे ही यहां पर कितने 200 अलग अलग नंबर्स हैं। तो अगर 200 अलग अलग नंबर्स है तो उनकी यूनिट डिजिट भी तो अलग अलग होगी ना। तो आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 200 टेलीफोन नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पर, अभी एक काम करते हैं 3 का ही एग्जांपल लेते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर 3 है, ऐसे 22 टेलीफोन नंबर्स हैं। देखिए यूनिट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए सभी की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 है 22, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 1 है 26। ऐसे ही आपको ये एक टेबल दी हुई है और लास्ट में है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 9 है, वो है 20। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, विदाउट लुकिंग एट द पेज, हम पेज पर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन दीज नंबर्स। भैया एक पेंसिल प्लेस कर दिया, यानी कि आंख बंद के करके एक तरीके से पेंसिल हमने इस पर प्लेस कर दी, या फिर ये कह लीजिए डेट इज द नंबर इज चूजन एट द रैंडम, यानी कि हमें अब इनमें से कोई भी एक नंबर चूज करना है। कितने नंबर्स में से 200 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर चूज करना है। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो देखिए आपको बताना है कि जो आप इन 200 नंबर्स में से एक नंबर पिक कर रहे हो, तो देखिए वो नंबर सपोज कीजिए, ये मैं देखिए एक काम करता हूं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए लिख देता हूं। देखिए नंबर कोई सा भी हो सकता है, बट उसके यहां यूनिट प्लेस पर है ना 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, यानी कि भाई यहां तक चाहे कोई सा भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है। पहले आपको लिखना है पी के बाद लिखना है आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट इन इट्स, ये पूरी की पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना हमें। द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो एज इट इज इस स्टेटमेंट को उठा के लिख दो आप, द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने ऐसे नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पर 6 है। कितने ऐसे नंबर्स है 14 ना। नीचे आएगा टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इनकी कितने हैं यहां पर टोटल नंबर्स 200। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 2 7 जा 14 1 0 0, तो ये आ गया बच्चों 0.07। तो देखिए अगर आप डाटा को अच्छी तरीके से समझ लेते हो
तो देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पिक करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखो, जो एनसीईआरटी में देखिए आपको पूछा गया है ना कि यूनिट प्लेस 6 की जगह वो बोल सकता है कि भैया 7, 8, 9 इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई जो भी आप एक नंबर पिक करोगे तो क्या होगा। देखिए फटाफट देख लीजिए क्या होगा। कुछ भी पूछे वो पी, अगर 7 यूनिट डिजिट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आपसे पूछा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एट द यूनिट प्लेस क्या है, 7 की फ्रीक्वेंसी 28/200। इसको सॉल्व कर लेना। तो ऐसे आपसे कोई सा भी नंबर पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज डेट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। यानी कि यहां बोला गया है कि एक वेदर स्टेशन है, वो फॉरकास्ट करता है मौसम के बारे में 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी कि लगभग 250 डेज तक वो लगातार फॉरकास्ट करता है। अब देखिए आपको पता होगा जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो हमेशा तो सही होते नहीं हैं। यानी कि जो वेदर प्रिडिक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में कुछ वैसा ही वेदर हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि उन्होंने ना 250 डेज तक लगातार फॉरकास्ट किया है वेदर, उसमें से उन्होंने 175 टाइम्स करेक्ट फॉरकास्ट किया है। यानी कि उनकी भविष्यवाणी है जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वो बिल्कुल सही था, 175 टाइम्स, यानी कि करेक्ट था। अब एक तरीके से देखिए लॉजिकली एक क्वेश्चन उठता है, इनकरेक्ट कितने टाइम्स थे वो। 250 में से 175 हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 75। तो इसका मतलब क्या है कि 75 टाइम्स जो अपना वेदर स्टेशन है वो क्या था, इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट का मतलब वो सही नहीं था, यानी कि उन्होंने गलत प्रिडिक्ट किया था। तो देखिए क्वेश्चन के इतने पार्ट तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, बड़े ध्यान से देखना। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, यानी कितने चांसेस है कि किसी पर्टिकुलर डे पर उनकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। और सेकंड पार्ट में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पर्टिकुलर डे उनकी भविष्यवाणी यानी जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो गलत साबित हुई। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, तरीका वही आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी लिखेंगे। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में जो भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करनी है कि किसी पर्टिकुलर डे पर वेदर फोरकास्ट करेक्ट थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो ये लिखो आप, वेदर फोरकास्ट वॉज करेक्ट कब, ऑन अ गिवन डे, किसी दिन। तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है इस इवेंट की। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि करेक्ट कब थे वो, यानी कि जो आप चाह रहे हो वो उसकी काउंटिंग कितनी दी हुई है। हम क्या चाह रहे हैं कि भैया वो करेक्ट है, तो करेक्ट की क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 175 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या है, 250। तो देखो बच्चों अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये आएगा अपने पास
5 3 जा, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। फिर इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, 7/5, सॉरी ये आ गया 7/10, ये आ गया आंसर। अब देखिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। यही बिल्कुल देखिए सेम तरीके से आपको करना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो करेक्ट नहीं था क्या, अपना वेदर स्टेशन किसी पर्टिकुलर डे पर, इनके इनकरेक्ट थे वे। तो आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में P, जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। यही वेदर फोरकास्ट वॉज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होगी, सबसे पहले आप क्या करो, न्यूमरेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, यानी कि कब वो करेक्ट नहीं थे। क्या है वो 75 डिवाइडेड बाय में लिखो टोटल, टोटल क्या है 250। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 3/10। तो देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमने लिखा इसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। देखिए एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने है ना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, और वो रिकॉर्ड मेंटेन क्या है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद किसी टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है या फिर बाइसिकल है, कुछ भी है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसके टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ उसी तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है किसने, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। यहाँ पर नहीं दिया हुआ वो टायर किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही दिया गया है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि कब कितने डिस्टेंस के बाद किसी टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेज। अब आपके पास है ना यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है वो 1000 केसेस की दी हुई है, यानी कि 1000 टायर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई कितने ऐसे टायर्स हैं जो 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस हो गए, वो है 20। कितने ऐसे टायर्स हैं जो 4000 से लेके 9000 किलोमीटर, ये देखिए लिखा हुआ है डिस्टेंस, और ये लिखी हुई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिन टायर ने डिस्टेंस इतना कवर किया 4000 से लेके 9000 किलोमीटर, वो 210 टायर्स थे, यानी कि उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी समवेयर बिटवीन 4000 टू 9000। ऐसे ही कितने ऐसे टायर्स थे जो 9001 से लेके 14000 किलोमीटर के बीच में रिप्लेस हुए, 325। और ऐसे ही दे रखा है आपके पास कि कितने ऐसे टायर्स थे, यानी कि 445 ऐसे टायर्स थे जो कि 14000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस हुए। तो मेरे हिसाब से आपको डाटा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको देखो ये डाटा अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन तो देखो इजीली कर लोगे। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो देखिए अब यहाँ क्या बोला गया है, इफ़ यू बाय अ टायर, आपने एक टायर खरीदा ऑफ दिस कंपनी, इसी कंपनी का जिसने ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी कि वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर, यानी कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी कि जो टायर है ना आपका 4000 से लेकर 14000 किलोमीटर के बीच में रिप्लेस होगा, यानी कि बदला जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन में, बहुत ही ईजी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट पार्ट में
का अगर हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट का तो देखिए क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, एक काम करते हैं यहां पर है ना, हम सबसे पहले ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो सबसे पहले ना रिपीट ना हो एक चीज, तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है आपके पास, 1000। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, P लिखो, P के अंदर जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। किसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि द टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर की, भाई टायर है जो हमारा 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही रिप्लेस हो जाएगा, तो यही चीज आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको, डाटा में क्या है, यानी कि कितने ऐसे टायर्स है, यानी कि कितने ऐसे टायर्स है जो कि 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस हो गए हैं, इसकी आपको काउंटिंग देखनी है। देखिए ये लिखा हुआ है लेस देन 4000 किलोमीटर, यानी कि 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस होने वाले 20 टायर्स हैं। तो देखिए यहां साफ साफ दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, नीचे आ गया बच्चों टोटल, तो ये आ गया आपके पास। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.02। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था। अब इसके देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें लिखा है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी कि जो टायर है ना आपका 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, यानी कि उसको 9000 किलोमीटर के बाद ही रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं सेकंड पार्ट का। मैंने क्या कहा था आपको, P लिखो, अब लिखो जो भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसकी, उस इवेंट को यहां पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। क्या है यहाँ पे, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी कि जो टायर आपका 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। P ऑफ द टायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर लास्ट, यानी कि चलेगा, लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। देखिए मैं अब यहाँ पे इक्वल्स का साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ, आगे सॉल्व करने के लिए उधर जगह नहीं बची। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी काउंटिंग लिखते हैं। तो देखिए कितने ऐसे टायर्स हैं जो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं। तो देखिए ये टायर्स ऐसे हैं जो 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस हो गए, ये ऐसे हैं जो 4000 से 9000 के बीच में चले हैं। अब इससे आगे जो है ना 9001 किलोमीटर से 14000 और ये मोर देन 14000 किलोमीटर चले हैं ये टायर्स। तो ऐसे कितने टायर्स है जो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं, तो देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है ये और ये टायर्स है, क्योंकि ये टायर्स तो ऐसे हैं ना जो 9000 किलोमीटर से कम चले हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी काउंटिंग क्या हो गई एक तरीके से। तो देखिए 325 प्लस 445, 325 प्लस 445 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है आपके पास 1000। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 770 बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.77। तो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि अब उसको है ना टायर को रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी बिटवीन 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच। तो मैंने आपको क्या कहा, P लिखो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये हो गया थर्ड पार्ट। P क्या, द टायर को भी अब कहाँ बदलने की ज़रूरत होगी, 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच में। द टायर रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड
ये देखिए स्टेटमेंट इतनी लंबी बन रही है, रिप्लेस्ड बिटवीन, मैं देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर भी, 4000 to 14,000 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि इसकी काउंटिंग लिखनी है, कितने ऐसे टायर्स है जो 4000 से लेके 14,000 किलोमीटर तक चले हैं। देखिए 4000, ये देखिए 4000 से 14,000 के बीच में कहीं चले हैं जो टायर्स। देखिए ये टायर्स ऐसे हैं जो 4000 से 9000, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। अब ये टायर्स ऐसे हैं जो 9001 किलोमीटर से 14,000 तक चले हैं, तो हम इनको भी ऐड कर लेंगे। ये है मोर देन 14,000, जो टायर 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं, तो इनको ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, 210 प्लस 325 डिवाइडेड बाय 1000। तो बच्चों ये आ गया 535 डिवाइडेड बाय 1000। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.535। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, और ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए कुछ भी नहीं था यहाँ पर, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, सिर्फ वही आपको फॉलो करना है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ा था, 325 और 445 को। तो देखिए यहाँ पर है ना, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितने ऐसे टायर्स हैं जो कि 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले हैं। 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाले देखिए ये और यही है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। आपको क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने इन दोनों को ऐड किया। यानी कि आपको इसकी काउंटिंग कैलकुलेट करनी होती है कि कितने ऐसे टायर्स हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछ के देखोगे कि भाई कितने ऐसे टायर्स हैं जो कि 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले, तो आपको इस डाटा में देखकर आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने नीचे वाले पार्ट में क्या है कि कितने ऐसे टायर्स हैं जो कि रिप्लेस किए जाने हैं 4000 से 14,000 किलोमीटर के बीच। तो कितने हैं ऐसे, 4 और 14 के बीच में, यही दो है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 1000। तो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बाय। देखिए आपको पता है कि जब स्कूल में ना हमारे जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनका रिजल्ट आता है हर महीने, या फिर जैसे जैसे वो यूनिट टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट टेस्ट है ना जो हर महीने कंडक्ट हो रहे हैं, और कितने कंडक्ट हो रहे हैं, 5 यूनिट टेस्ट। और उनका आपको देखिए यहाँ पर है ना रिजल्ट दिया हुआ है कि भाई किसी स्टूडेंट के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आए हैं 69% मार्क्स, सेकेंड यूनिट टेस्ट में आए 71% मार्क्स, थर्ड यूनिट टेस्ट में आए 73% मार्क्स, और फोर्थ में आए 68, ऐसी फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74% मार्क्स। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के ऊपर बेस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको देखिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, डेट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट की। देखिए आपको बताना है कि इस डाटा के आधार पर किसी बच्चे के 70% मार्क्स आए यूनिट टेस्ट में, इस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो देखिए कि कितने यूनिट टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। क्लियरली है 1 2 3 4 5 यूनिट टेस्ट हमारे पास किसी स्टूडेंट के कंडक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे, 5। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, पहले लगाओ पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करो, और जिस भी इवेंट की या फिर जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। देखिए आपको क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी कि स्टूडेंट के मार्क्स 70% से ज़्यादा आए यूनिट टेस्ट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, यही इसी चीज़ की तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना,
कि बच्चे के जो मार्क्स है 70% से ज़्यादा आए। तो अब देखिए न्यूमरेटर में क्या करना होता है, आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है और डिनोमिनेटर में क्या टोटल लिखना होता है। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि कितने ऐसे यूनिट टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 70% से ज़्यादा स्कोर किया है, यही तो आएगा ना आपके न्यूमरेटर में। तो देखिए कितने ऐसे यूनिट टेस्ट है जिसमें किसी स्टूडेंट ने 70% से ज़्यादा स्कोर किया है, कितने हैं 1 2 3। तो देखिए मैंने ना इजी करने के लिए क्वेश्चन को ये एक लाइन ही अलग लिख दी इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए कि नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, यानी कि वे यूनिट टेस्ट जहां पर मार्क्स 70% से ज़्यादा है। कितने हैं ऐसे यूनिट टेस्ट 3। तो आपके पास देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है ना, क्या ये 3 डिवाइडेड बाय टोटल। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 0.6। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में भी हम एनसीईआरटी के कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।